नमस्कार और अनलॉक यूपीएससी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये विश्लेषण यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी और दूसरी सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा शुरू करने से पहले जरा स्क्रीन पर दिए गए इस सवाल पर एक नजर डालिए। आज जैसे जैसे हम अपने विषय में आगे बढ़ेंगे, इसके जवाब के बारे में जरूर सोचिएगा। हम बाद में इस पर वापस आएंगे। तो चलिए आज के हमारे विषय में सीधे उतरते हैं। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, और वो है इसका हमारे पर्यावरण पर पड़ने वाला असर। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी हमारे प्लैनेट पर अपना कितना गहरा निशान छोड़ रही है। आज हमारे विश्लेषण का रोडमैप कुछ इस तरह का रहेगा। हम एआई के विरोधाभास यानी पैराडॉक्स को समझने से शुरू करेंगे। फिर हम डेटा सेंटर्स की मूल समस्या की जड़ तक जाएंगे। इसके बाद हम 3 बड़े पर्यावरणीय आयामों को देखेंगे: ऊर्जा, पानी और कच्चा माल। और आखिर में हम समाधानों पर बात करेंगे और मेंस में उत्तर लिखने के लिए जरूरी फैक्ट्स को दोहराएंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, एआई का विरोधाभास। देखिए, जब हम एआई के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? कोड, एल्गोरिदम, एक वर्चुअल दुनिया, है ना? लेकिन इसकी असलियत इससे कहीं ज्यादा भौतिक और संसाधन गहन है। अब ये जो स्लाइड है ये बड़ी दिलचस्प है। आमतौर पे ये माना जाता है कि डिजिटल इकोनॉमी बहुत साफ सुथरी और भारहीन होती है, लेकिन सच तो ये है कि ये पूरी तरह से भौतिक संसाधनों पर टिकी हुई है। हर एक एल्गोरिदम को चलाने के लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स की जरूरत होती है, जो खनिजों से बनते हैं, जिन्हें ठंडा रखने के लिए पानी चाहिए और जिन्हें चलाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा लगती है। तो यही बात हमें इस पूरी समस्या के केंद्र में ले आती है, डेटा सेंटर्स। आप कह सकते हैं कि ये एआई का भौतिक दिल है और इसके पर्यावरणीय प्रभाव का एपिसेंटर भी। आइए जरा समझते हैं कि ये असल में हैं क्या और ये इतने जरूरी क्यों हैं। अगर मैं इसे आसान शब्दों में कहूं तो डेटा सेंटर्स विशाल गोदामों की तरह होते हैं जो हजारों लाखों कंप्यूटर सर्वरों से भरे होते हैं। यही सर्वर हमारे इंटरनेट को चलाते हैं, हमारी पसंदीदा वेबसाइटों से लेकर क्लाउड सेवाओं तक, और हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने और चलाने के लिए जो जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर चाहिए वो इन्हीं जगहों पर होती है। अब हम आते हैं पहले और सबसे बड़े पर्यावरणीय प्रभाव पर, एआई और डेटा सेंटर्स की बिजली की बेहिसाब मांग। सच कहूं तो ये मुद्दा इस पूरी बहस के केंद्र में है। जरा इस तथ्य पर गौर कीजिए, ये सिर्फ एआई की बात नहीं हो रही है। सिर्फ डेटा को स्टोर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आने वाले कुछ ही सालों में दोगुनी हो जाएगी। ये उस ऊर्जा की सुनामी के लिए एक तरह से स्टेज सेट कर रहा है जो एआई की वजह से आने वाली है। ये स्लाइड स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो उसमें लगभग 0.3 वॉट घंटे बिजली लगती है। अब इसकी तुलना कीजिए एक एआई प्लेटफॉर्म पर किए गए एक अकेले रिक्वेस्ट से, जिसमें 2.9 वॉट घंटे की खपत होती है। ये एक बहुत बहुत बड़ा और चिंताजनक अंतर है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है, एआई 10 गुना ज्यादा एनर्जी खाता है। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। और हां, ये हमें हमारे उस शुरुआती सवाल के जवाब पर वापस ले आता है। अगर आपने विकल्प सी के बारे में सोचा था तो आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। पर ऐसा क्यों है? देखिए, एक नॉर्मल सर्च पहले से मौजूद जानकारी को बस ढूंढता है, जबकि एक एआई क्वेरी बहुत सारे डेटा को प्रोसेस करके हर बार एक नया यूनिक जवाब तैयार करती है। इस प्रक्रिया में डेटा सेंटर के सर्वरों पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, जिससे बिजली की खपत आसमान छू जाती है। और ऊर्जा की ये खपत सीधे सीधे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से जुड़ी हुई है। डेटा सेंटर्स को 24 घंटे 7 दिन बिना रुके बिजली चाहिए होती है। इसलिए उन्हें अक्सर ऐसी जगहों पर बनाया जाता है जहां कोयले या नेचुरल गैस जैसे भरोसेमंद लेकिन कार्बन इंटेंसिव ऊर्जा स्रोत आसानी से उपलब्ध हों। चलिए अब दूसरे आयाम की तरफ बढ़ते हैं, एक ऐसा मुद्दा जिस पर कम बात होती है लेकिन वो उतना ही गंभीर है। डेटा सेंटर्स द्वारा पानी की भारी खपत, जिसे हम इसका वाटर फुटप्रिंट भी कह सकते हैं। ये प्रक्रिया बहुत सीधी सी है। जब हजारों सर्वर एक साथ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करते हैं तो वे अविश्वसनीय रूप से गर्म हो जाते हैं। उन्हें ओवरहीट होने से बचाने के लिए इन फैसिलिटीज में उन्हें ठंडा रखने के लिए लगातार पानी सर्कुलेट किया जाता है। ये अनिवार्य रूप से एक बहुत बड़े रेडिएटर सिस्टम की तरह काम करता है।
और ज़रूरत पड़ने वाले पानी की मात्रा हैरान कर देने वाली है। एक अनुमान है कि 2027 तक दुनिया भर में एआई की मांग 4.2 से लेकर 6.6 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की खपत कर सकती है। ये पानी की एक विशाल मात्रा है जो अक्सर उन समुदायों से ली जाती है जो पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं। अब हमारे तीसरे महत्वपूर्ण आयाम पर आते हैं, डिजिटल दुनिया की भौतिकता। ये सिर्फ ऊर्जा और पानी के बारे में नहीं है, ये उन असली मटेरियल्स के बारे में भी है जिनसे एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है और जो इसके पीछे छूट जाता है। इस स्लाइड पर एक नज़र डालिए। हर स्मार्टफोन, हर सर्वर प्लास्टिक, कांच और कई दुर्लभ खनिजों से बना है। और चौंकाने वाली बात यह है कि एक छोटा 2 किलो का लैपटॉप बनाने के लिए लगभग 800 किलो कच्चे माल की खुदाई और प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। और जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी तेजी से विकसित हो रही है, पुराना हार्डवेयर तेजी से बेकार होता जा रहा है, जिससे ई कचरे का एक बहुत बड़ा पहाड़ बनता जा रहा है। तो इन चुनौतियों का विश्लेषण करने के बाद अब हम सबसे जरूरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। आगे का रास्ता क्या है? हम इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं? मेंस के उत्तरों के लिए वे फॉरवर्ड या सुझाव लिखने के लिए ये सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके समाधान कई स्तरों पर हैं। हमें कंपनियों से उनके ऊर्जा और पानी के इस्तेमाल के बारे में ज्यादा पारदर्शी होने की मांग करनी चाहिए। हमें ऐसे एआई मॉडल्स विकसित करने की जरूरत है जो कम ऊर्जा का इस्तेमाल करें। हमें डेटा सेंटर्स को पावर देने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में भारी निवेश करना होगा। और अंत में हम सभी को यूजर्स के तौर पर यह समझने की जरूरत है कि हमारे हर क्लिक और हर क्वेरी की असल दुनिया में एक कीमत होती है। अब चलिए उन मुख्य फैक्ट्स को जल्दी से दोहरा लेते हैं जिन्हें आप अपनी मेंस की उत्तर पुस्तिका में जरूर शामिल कर सकते हैं। याद रखिए, एक एआई क्वेरी गूगल सर्च से 10 गुना ज्यादा बिजली लेती है। 2027 तक पानी की खपत 6.6 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंच सकती है। एक 2 किलो के कंप्यूटर के लिए 800 किलो कच्चा माल चाहिए। 2014 से 2023 के बीच सर्वर ऊर्जा का उपयोग 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया और 2035 तक डेटा सेंटर्स दुनिया की 20% बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शक्तिशाली बिंदु आपके उत्तर को और भी प्रभावशाली बनाएंगे। इस पूरे विश्लेषण के आधार पर यह रहा आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न। इस सवाल का जवाब देने की कोशिश जरूर करें और अपने उत्तर की संरचना के लिए हमारे आज के विश्लेषण में चर्चा किए गए बिंदुओं और डेटा का उपयोग करें। यह आपके विचारों को व्यवस्थित करने और एक प्रभावी उत्तर लिखने में आपकी मदद करेगा। कल फिर मिलते हैं एक महत्वपूर्ण संपादकीय के साथ। इसके लिए YouTube चैनल अनलॉक यूपीएससी को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।